हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्यांश राजपूत। आज की क्लास में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंडर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में सीखेंगे। चलिए आज की क्लास के जो टॉपिक हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो लॉ आते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कार्लो-शॉक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम है एंड एवोगैड्रोस लॉ। कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो, केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो, सभी केमिकल रिएक्शंस इन लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है बेटा, चलिए तो अपन फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ है, इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, किसी भी मैटर को आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एनर्जी का भी सेम लॉ होता है कि आप एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे सिर्फ आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, दिस लॉ वॉज गिवन बाय एंटोनी लोवाइजर इन 1789 में इस लॉ को दिया था। ठीक है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का कितना मास विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो मास है 5.85 ग्राम टू प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड AgCl 14.35 ग्राम एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको बताना सिल्वर क्लोराइड का मास, राइट। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। ठीक है बेटा, तो आप x प्लस 5.85 इज इक्वल टू 14.35 प्लस 8.5 कर देंगे। ठीक, तो x प्लस 5.85 इज इक्वल टू, इनको प्लस कर दीजिए यहाँ पर, तो 22.85 हो गया। तो x इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो 22.85 माइनस 5.85 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू निकल आया 17 ग्राम। ठीक, इस तरीके से आपने AgNO3 के मास को फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ फ्रॉस्ट ने इसे दिया था। ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। ठीक, इस बात को हम ऐसे समझते हैं, जैसे कि हमने अलग अलग सोर्सेज को अलग अलग सोर्सेज से वाटर को कलेक्ट किया। हमने वेल से कलेक्ट किया, हमने रिवर से कलेक्ट किया, हमने किसी डैम से कलेक्ट किया वाटर को, और वाटर में हमने देखा वाटर बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, दैट इज H2 इसका फॉर्मूला होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बायोमास अगर रेशो देखा जाए तो 2:16 दैट इज 1:8 का बायोमास रेशो होता है। तो हमने अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया वाटर को और सब में देखा कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बायोमास रेशो है वो क्या है, सब में सेम है। तो आप किसी भी सोर्सेज से, किसी भी कंट्री से, कहीं से भी वाटर को कलेक्ट करिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बायोमास रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1:8 का ही रेशो होगा। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस होते हैं? लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है, जिनमें क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन मास डिफरेंट हो। कार्बन 12 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और कार्बन का मास 14 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है।
ठीक, विच में इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, है ना। अगर इसके कंपाउंड देखें जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक में कार्बन 12 आइसोटोप है और एक में कार्बन 14 आइसोटोप्स है। तो अब अगर आप इनका रेशियो निकालोगे तो दोनों में क्या होगा, बाय मास रेशियो अलग अलग होगा। इसमें 12 और ये हो गया 32 और इसमें हो जाएगा 14:32। तो दोनों में क्या होगा, अलग अलग रेशियो हमें ऑब्टेन होगा। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड लिमिटेशंस की। अब इसमें क्या है कि द एलिमेंट में कंबाइन इन द सेम रेशियो बट द कंपाउंड फॉर्म में भी डिफरेंट। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट मिलके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एक इथेनॉल फॉर्म हो रहा है, C2H5OH फॉर्म हो रहा है। अब इसमें देखिए बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर रेशियो देखा जाए तो कार्बन हो गया 24, ठीक, हाइड्रोजन हो गया 6 और ऑक्सीजन हो गया 16। अब इसमें रेशियो निकाला जाए तो रेशियो हो जाएगा 2:1, 2×2 4, 2×3=6, 2×8=16, 12:3:8 का रेशियो आ रहा है। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ही डाई मिथाइल ईथर भी बनाते हैं, ठीक। अब इसमें देखा जाए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट के बीच बायमास जो रेशियो है वो दोनों में इक्वल है। 2 कार्बन है यहाँ पर भी, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक। तो यहाँ पर भी सेम रेशियो हमें मिल रहा है, जबकि कंपाउंड क्या है, अलग अलग है, ठीक। तो इसकी एक लिमिटेशन और हो जाती है। नाउ एक क्वेश्चंस करते हैं हम, तो एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल व्हेन ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, फॉलोड बाय इग्निशन ऑफ द नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, गेव 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। उसका जब हमने इग्निशन किया तो कॉपर ऑक्साइड हमें कितना मिल रहा है, 2.70 ग्राम। इन अनदर एक्सपेरिमेंट, अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इतना हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है। अपॉन रिडक्शन, अब हमने रिडक्शन करवाया है विथ हाइड्रोजन, गेव 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। अब हमें यहाँ पर कॉपर मिला है 0.92 ग्राम। सो दैट द एबव डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। अब हमें इसमें इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है, प्रूफ करके कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थोड़ा रिएक्शन समझ लेते हैं। जब कॉपर की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस होती है, HNO3 के साथ रिएक्शंस होती है, तो यहाँ पर बनता है कॉपर नाइट्रेट, ठीक, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बने। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉपर नाइट्रेट को CuNO3 होल ट्वाइस को इग्निट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। 2×4 2 6, ओके, इग्निशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही इग्निशन होगा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये आपका केस फर्स्ट हो गया, ठीक। यहाँ पर आपने जो कॉपर लिया वो कितना था, 2.16 ग्राम था, ठीक, और लास्ट में जो कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2.70 हो रहा है। अब आप एक्सपेरिमेंट सेकंड कर रहे हैं, केस सेकंड में अब आपने लिया हुआ है यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड CuO 1.15 ग्राम लिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसका रिडक्शन करवा रहे हैं और रिडक्शन से आपको यहाँ पर कॉपर मिल रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और जो कॉपर ऑब्टेन हो रहा है वो 0.92 ग्राम ऑब्टेन हो रहा है, ठीक। इस तरीके से हमारे पूरे क्वेश्चंस में गिवन है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, केस फर्स्ट में परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड फाइंड आउट कर लोगे, कॉपर ऑक्साइड में कितना कॉपर है और कितना ऑक्सीजन है, ठीक है। तो चलिए अपन परसेंटेज ऑफ कॉपर फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे
तो जो कॉपर है वो 2.70 है टोटल कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर है 2.16 ग्राम। ठीक है, इतना आपने लिया हुआ था। चलिए इन दोनों की परसेंटेज निकाल लेते हैं अपन। तो कॉपर जो है 2.16 और कॉपर ऑक्साइड है 2.70 इंटू 100 करेंगे। ठीक, इसे सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास 80% निकल आएगा। सेम ऐसे ही अगर आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे इस कॉपर ऑक्साइड में, सिंपल सी बात 100 माइनस 80 कर देंगे तो 20% निकल आएगा। चलिए ये बात हो गई केस फर्स्ट में। अब हम केस सेकंड के लिए निकाल लें कॉपर ऑक्साइड में कितना कॉपर और ऑक्सीजन है। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर इन CuO। ठीक, चलिए यहाँ पर देखें जरा 1.15 है और 0.92 ग्राम हमें ऑब्टेन हो रहा है। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करके सॉल्व करें। तो 0.95 है और यहाँ पर 0.92 और 1.15 इंटू 100, जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो 80% आ जाएगा। सेम ऐसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट किया जाए तो 20% निकल आएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दोनों केसेस में आपका जो कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में बायोमास जो रेशो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूफ हो रहा है कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहा है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। This law was proposed by Dalton in 1803. According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. ठीक, अब इस बात को अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता होगा जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ऑक्साइड बनाता है अलग अलग टाइप के, और ऑक्साइड्स में इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 से लेके +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। और आपको पता है ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2 होता है। चलिए अपन अगर इसमें कंपाउंड बनाएं तो नाइट्रोजन +1 चार्ज, ऑक्सीजन -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा N2O। सेम ऐसे नाइट्रोजन अब +2 हो जाएगा और ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, दोनों वैलेंसी कैंसिल हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर बन गया हमें NO। ना नाइट्रोजन +3 ऑक्सीजन -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपके पास बन गया यहाँ पर N2O3। नाउ नाइट्रोजन +4 है, ऑक्सीजन -2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर बन गया NO2। नाउ नाइट्रोजन है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर बन जाएगा N2O5। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कंपाउंड फॉर्म हो गए हैं। अब इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास कितने कितने हैं उन्हें हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजन है वो कितना है बेटा, 28 ग्राम, यहाँ पर ऑक्सीजन है 16 ग्राम। नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन है 16। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है 28 और ऑक्सीजन है 48। यहाँ पर नाइट्रोजन है 14, ऑक्सीजन है 32। यहाँ पर नाइट्रोजन है 28 और ऑक्सीजन है 80। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर देंगे। ठीक, तो नाइट्रोजन के मास को जब फिक्स किया जाएगा तो नाइट्रोजन को यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 14 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी 14 है ही, तो ये 16 हो जाएगा।
ठीक, इसे 14 करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 14 हो गया, तो इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 24 हो गया, ये 14 है तो ये 32 ही रहेगा, इसे 14 करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो इसे भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 40 हो गया। ठीक, तो नाइट्रोजन का फिक्स मास है और जो ऑक्सीजन इसके साथ जो रिएक्ट कर रहा है उनमें अगर रेशो देखा जाए तो 8:16:24:32:40, दैट इज 1 8 1 8 8 2 16। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या है, सिंपल मल्टीपल का रेशो आपको मिल रहा है 1:2:3:4:5। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। ठीक, तो इस तरीके से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में हमें पता चलता है। ठीक, आगे बात समझ में बेटा सबको। चलो अब अपन नेक्स्ट समझते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक, इट वॉज प्रपोज्ड बाय रिचर ने इस लॉ को दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली with the same weight of a third element, the ratio of the masses in which they combine are either the same or simple multiple of the mass ratio in which they combine directly with each other. Right बेटा, चलो इस बात को अपन इस लॉ को एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन है Which of the following sets of compound correctly illustrate the law of reciprocal proportions? ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, इसमें बताना है कि कौन सा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करना है। चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, और इसमें बायोमास अगर रेशो देखा जाए तो 2:16, दैट इज 1:8 का रेशो हो। अब जब दोनों एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ अगर रिएक्ट करें तो देखो बेटा, फास्फोरस और हाइड्रोजन की जब रिएक्शंस होती है तो यहाँ बनता है PS3, और फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होती है तो बनता है P2O3 भी बनता है, P2O5 भी। हम पहले फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें फास्फोरस 31 और हाइड्रोजन है 3, इसमें फास्फोरस है 62 और ऑक्सीजन 48। अब इसमें देखा जाए 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक, तो दोनों का मास 31 हो गया, इसका फिक्स्ड मास। अब इसमें हाइड्रोजन कितना है बेटा, 3 है, और इसमें ऑक्सीजन कितना है, 24 है। ठीक है, तो इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच में अगर रेशो निकाला जाए तो वो कितना आ जाएगा, 1:8। तो इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी क्या है, सेम रेशो है। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। यानी कि जब दो एलिमेंट ने एक दूसरे से रिएक्ट किया और इनके बीच में बायोमास जो रेशो था, जब इन दोनों एलिमेंट ने किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ जब रिएक्ट किया तो उनके बीच में वही रेशो था जो कि उन दोनों के बीच में यहाँ पर था। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नाउ अब हम बात करते हैं गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम की। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय गैलुसाक्स इन 1808। He observed that when gases combine or are produced in a chemical reactions, जब दो रिएक्शन गैसेस रिएक्टेंट कंबाइन हो या फिर कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो गैसेस किसी रिएक्शन में, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। बट कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं। जब हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करवाई तो यहाँ पर HCl गैस बनी। तो हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम जब
क्लोरीन के 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम HCl बनेगा। तो इनके बीच में जो रेशो होगा वो होल नंबर रेशो होगा। ठीक है बेटा, तो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम होगा। तो इस तरीके से गैलो-शॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम होता है। नाउ एवोगैड्रोस लॉ है। ठीक है बेटा, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इन 1811 एवोगैड्रोस प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, तो उन्होंने बताया था कि किसी भी कंपाउंड के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, एटम, या फिर पार्टिकल जो भी है वो प्रेजेंट होते हैं। एक मोल में इनकी नंबर इतनी होती है। ठीक, सेम ये नंबर एक ऐसी नंबर है जैसे कि हम बोलते हैं भाई एक दर्जन में कितने एग्स होंगे या कितने बनाना होंगे, तो हमें पता है 12 ही होते हैं। तो सेम ऐसे ही हमें एक मोल में जो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स की जो नंबर होगी वो कितनी होगी, हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। सेम ऐसी एक मोल जो गैस का वॉल्यूम है वो हमेशा क्या होता है 22.4 लीटर ही होता है। और इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 गैस के मॉलिक्यूल, और उनका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर या 22400 ml होगा। ठीक, ये होता है एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।